नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रोनॉम इंडिया में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हमने बहुत सारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उसके आंसर्स भी दिए गए हैं। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आइसक्रीम में दुग्ध वसा का लगभग प्रतिशत होता है, मतलब कि आइसक्रीम जो होती है उसमें फैट परसेंटेज कितना होता है। हमारे पास ऑप्शन है 8%, 12%, 16% या 20%। तो इसका सही जवाब होगा 12%, मतलब कि आइसक्रीम में 12% फैट परसेंट पाया जाता है। जो आइसक्रीम होती है उसमें 10 to 12% पाया जाता है। दही में 5.70% फैट होता है। और छेना जो होता है, अगर गाय के दूध से तैयार किया जाता है तो उसमें 24.80% पाया जाता है। और जब ये भैंस के दूध से तैयार किया जाता है तब इसमें 29.60% फैट होता है। और जो पनीर हम लोग खाते हैं उसमें 25.1% फैट होता है। और खोआ जो होता है, अगर गाय के दूध से तैयार होता है तब उसमें 25.7% होता है। और जब भैंस के दूध से तैयार किया जाता है तब इसमें 37.1% फैट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बर्बरी नस्ल है, जो बर्बरी है वो किसकी नस्ल है। हमारे पास ऑप्शन है बकरी की, गाय की, भैंस की या भेड़ की। तो इसका सही जवाब होगा बर्बरी जो है वो बकरी की नस्ल है। जो दुधारू बकरी की नस्लें हैं उनमें सानेन, जमुनापारी, बर्बरी, बीटल, मालाबारी या सुरती, ये सब दुधारू मतलब दूध देने वाली बकरी की नस्ल हैं। और जो मांस जिससे हम लोग प्राप्त करते हैं, मीट के लिए जो हम लोग करते हैं, उसमें मेहसाना, कश्मीरी, मारवाड़ी, जमुनापारी, मालाबारी और ब्लैक बंगाल, ये जो नस्ल है इससे हम लोग मांस प्राप्त करते हैं। और जो बाल के लिए नस्ल है उसमें पश्मीना, कश्मीरी, चेगू, अंगोरा, चेगथांगी, ये सब नस्लें होती हैं जिससे हम लोग बाल निकालते हैं। और है खाल के लिए हम लोग ब्लैक बंगाल, मालाबारी, बंगाली, कश्मीरी, ये नस्ल हम लोग खाल के लिए पालते हैं। और जो दिकाजी जिसमें दूध भी होता है और बाकी भी काम आ जाता है, उसमें सभी दुधारू नस्लों को हम लोग इसमें रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, असील एक नस्ल है, असील किसकी नस्ल है। हमारे पास ऑप्शन है बत्तख की, टर्की की, मुर्गी की या गिनी फाउल की। तो इसका सही जवाब होगा असील जो है वो मुर्गी की नस्ल है। मुर्गी की जो नस्लें होती हैं जो अंडा उत्पादन करती हैं, जो अंडा उत्पादन ज्यादा करती हैं, उसमें व्हाइट लेगहार्न, मिनोरका, ये सब अंडा उत्पादन करने वाली नस्लें हैं। और जो मांस उत्पादक नस्लें हैं उसमें ब्रह्मा, कोचीन, असील, चटगांव, न्यू हैम्पशायर, ये सब मांस वाली नस्लें हैं मुर्गी की। और जो द्विउद्देशीय नस्लें हैं जिसमें अंडा और मांस दोनों प्राप्त होता है, उसमें है रोड आइसलैंड, रेड ऑस्ट्रोलार्प, प्लायमाउथ रॉक, ये द्विउद्देशीय नस्लें हैं मुर्गी की। और असील जो होता है उसकी एक क्वालिटी ये भी होती है कि इसको हम लोग लड़ाई के लिए भी पालते हैं। जो मुर्गियों में लड़ाई होती है मुर्गों में, वो असील नस्ल की प्रजाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर नस्ल है या किसकी नस्ल है। बकरी की, भेड़ की, बत्तख की या सुअर की। तो इसका सही जवाब होगा लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर जो है सुअर की नस्ल है। सुअर की जो नस्लें हैं उसमें लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है, मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर है, लैंड रेस है, टैमवर्थ है, बर्शाइल है, ये सब सुअर की नस्लें हैं। और भेड़ की जो नस्लें हैं उसमें बीकानेरी, गुरेज, लोही, चोकला, गुरेज भाकरवाल, शाहबादी, बलूची, मेरिनो, लिंकन, हैम्पशायर डाउन, पोलवर्थ, हिजारडेल, गद्दी, बिलारी इत्यादि, ये सब जो है वो भेड़ की नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खीस क्या होता है। खीस क्या होता है, तो ऑप्शन हमारे पास पहला है मादा द्वारा बच्चा देने के प्रथम बार निकाला गया दूध, दूसरा ऑप्शन है संघनित दूध, तीसरा ऑप्शन हमारे पास वाष्पीकृत दूध और चौथा ऑप्शन हमारे पास बिना जमा हुआ दूध। तो इसका सही जवाब होगा ए होगा खीस जो है, खीस जो मादा द्वारा बच्चा देने के तुरंत आयन से प्राप्त होता है। खीस बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। और खीस में दूध की अपेक्षा 2 गुना केसिन पाया जाता है।
और 2 से 6 गुना एल्बुमिन पाया जाता है, 12 से 15 गुना ग्लोबुलिन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, तथा 9 गुना अधिक कैरोटीन पाया जाता है, तथा 17 गुना अधिक लोहा पाया जाता है खीस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 400 किलोग्राम वाली भैंस जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है को कितने रातों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? हमारे पास ऑप्शन है 3.5 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम, 5.5 किलोग्राम या 6.5 किलोग्राम। तो इसका सही जवाब होगा 5.5 किलोग्राम। दुग्ध उत्पादन के लिए दिए जाने वाले दाने, गाय को 1 किलोग्राम दाना प्रतिदिन 3 लीटर दुग्ध उत्पादन पर तथा भैंस को 1 किलोग्राम दाना प्रतिदिन 2.5 लीटर दुग्ध उत्पादन पर दिया जाता है। यदि कोई भैंस 10 लीटर दूध प्रतिदिन देती है तो उसके लिए 4 किलोग्राम दाना दिया जाता है। और जीवन निर्वाह के लिए जो दाना दिया जाता है, बछड़ा, बछिया या देसी गाय जो होती है उसको 1 किलोग्राम प्रतिदिन दिया जाता है। संकर गाय, बैल, सांड और भैंस को 1.5 किलोग्राम प्रतिदिन दाना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ताजे दूध का पीएच मान होता है, जो ताजा दूध होता है उसका पीएच मान कितना होता है? हमारे पास ऑप्शन है 5.5, 6.7, 7.4, 8.5। तो जो ताजा दूध होता है उसका पीएच होता है 6.7। ताजे दूध का पीएच मान 6.5 से 6.7 होता है, जो एवरेज होता है वो 6.6 होता है। अगर पशु को थनैला रोग हुआ है तो उसका पीएच मान 6.7 से 7.5 हो जाता है। और जो खीस होता है, खीस एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 5.7 से 6.4 होता है और जो एवरेज होता है वो 6 होता है इसका पीएच। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक है? मतलब इनमें से कौन सी ऐसी नस्ल है जो सबसे ज्यादा दूध देती है? हमारे पास ऑप्शन है, पहला है जर्सी, दूसरा है लाल सिंधी, तीसरा है रेड डेन और चौथा है होलिस्टियन फ्रीजियन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फ्रीजियन गाय होती है वो सबसे ज्यादा दूध देती है, तो इसका सही जवाब होगा डी वाला होलिस्टियन फ्रीजियन। होलिस्टियन फ्रीजियन गाय की नस्ल संसार में सबसे अधिक दूध उत्पादक नस्ल है। यह एक ब्यात में 5,000 से 6,000 लीटर दूध देती है। और जो अन्य नस्लें हैं जैसे जर्सी हो गया, यह 4,000 लीटर प्रति ब्यात देती है। आयर शायर जो स्कॉटलैंड की नस्ल है, यह 4,840 लीटर दूध देती है। ब्राउन स्विस जो स्विट्जरलैंड की नस्ल है, यह 5,250 लीटर दूध देती है। और जो फ्रीजियन है जो हॉलैंड की है, यह 6,150 लीटर दूध देती है प्रति ब्यात। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि जो होलिस्टियन फ्रीजियन है वो सबसे ज्यादा दूध देती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसे पोल्ट्री स्टेट कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश इज नोन एज पोल्ट्री कैपिटल ऑफ द इंडिया। आंध्र प्रदेश को देश की पोल्ट्री कैपिटल कहा जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश में पोल्ट्री की संख्या और अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान है। आंध्र प्रदेश जो है वो पोल्ट्री की संख्या में नंबर 1 पे है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है और उसके बाद पश्चिम बंगाल है। और अंडा उत्पादन में पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद पंजाब और उसके बाद केरल है। अगला क्वेश्चन हमारा, नवजात बछड़े को खीस पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें होता है, मतलब जो नवजात बच्चा होता है उसको खीस क्यों पिलाना चाहिए? क्या इंपॉर्टेंस है खीस की? इसमें विटामिन डी पाया जाता है, कैल्शियम होता है, एंटीबॉडीज होती हैं या फिर मैग्नीशियम होता है। तो इसका सही जवाब होगा सी वाला, एंटीबॉडीज इसमें पाई जाती हैं। खीस मादा द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम आयन स्राव होता है जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो नवजात बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है जिससे बच्चों को रोग ना हो और स्वस्थ रहें। तो इसका सही जवाब होगा एंटीबॉडीज में पाई जाती हैं, इसलिए नवजात बछड़े को खीस पिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सहकारिता असफल हो चुका है परंतु इसे सफल होना चाहिए, यह जिस समिति द्वारा कहा गया है उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे पास ऑप्शन है AM खुसरो, AD गोरवाला, RG सरैया या फिर DR गाडविल। तो इसका सही जवाब होगा डी वाला, DR गाडविल। AD गोरवाला प्रथम पंचवर्षीय योजना में
सहकारिता के विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। इसके अंतर्गत बहुउद्देशीय समितियों, सहकारी कृषि, भंडार गृह इत्यादि की स्थापना पर जोर दिया गया। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्री एडी गोखला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने सहकारी आंदोलन के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भारत में सहकारिता असफल हो चुका है, परंतु इससे सफल होना चाहिए, यह वक्तव्य इसी समिति द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय कृषि ऋण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? हमारे पास ऑप्शन है 1953 में, 1954 में, 1955 में या 1956 में। तो राष्ट्रीय कृषि ऋण की स्थापना 1955 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाणिज्यिक बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो किस सन में हुआ था? 9 जुलाई 1969 में, 16 जुलाई 1969 में, 19 जुलाई 1969 में या फिर 26 जुलाई 1969 में। तो इसका सही जवाब होगा वाणिज्यिक बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि का प्रतिशत है कितने प्रतिशत तक का है? 3%, 5%, 7% या फिर 9%। भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि भारत में 5% है। इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मूल्य 27% है। तो इसका सही जवाब होगा डी वाला 9%। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तम योजना संबंधित है। उत्तम योजना किससे संबंधित है? उद्देश्य तय करना, योजना नीति निर्धारित करना, भविष्य कार्यक्रम की प्रक्रिया निर्धारित करना या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा उत्तम योजना में ये सारी चीजें आती हैं। तो इसका सही जवाब होगा डी वाला इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतवर्ष में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? हमारे पास ऑप्शन है 1981 में, 1985 में, 1987 में या फिर 1992 में। तो इसका सही जवाब होगा भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लुधियाना में, भोपाल में, करनाल में या फिर नई दिल्ली में। तो इसका सही जवाब होगा करनाल में ये स्थित है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। करनाल हरियाणा में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस IISS भोपाल मध्य प्रदेश में है। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CSWCRTI देहरादून उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चावल अनुसंधान निदेशालय स्थित है हैदराबाद में, कटक में, पटना में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा चावल अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में है। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद, न्यू नेम जो इसका नया नाम है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च जो कि हैदराबाद में है। डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च ये नई दिल्ली में है। डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड ये सेवर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, राष्ट्रीयकृत बैंकों के तत्वावधान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब वर्ष था? 1972, 1973, 1974 या फिर 1975। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीयकृत बैंकों के तत्वावधान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन हमारा, नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य विधि होती है। बंद निविदा पद्धति, खुली नीलामी पद्धति, दारा विक्रय या फिर मोघम विक्रय। तो इसका सही जवाब होगा नियंत्रित बाजार में अधिकांश सामान्य विधि बंद निविदा पद्धति होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कोयम्बटूर में, पटना में या फिर शाहजहांपुर में। तो इसका सही जवाब होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च लखनऊ में है। तो पहला वाला जवाब सही होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च दाल का अनुसंधान वो कानपुर में है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये झांसी में है। शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये कोयम्बटूर में है। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को कहते हैं। प्रक्षेत्र आय व्यय, आंशिक आय व्यय, प्रक्षेत्र योजना या फिर पूर्व अभिव्यक्ति। तो इसका सही जवाब होगा पूर्व में प्रक्षेत्र आय व्यय तैयार करने को प्रक्षेत्र योजना कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन योजना जीवनी चक्र का घटक नहीं है? परिकल्पना, तैयारी, मूल्य निर्धारण या फिर जानकारी। तो इसका सही जवाब होगा परिकल्पना।
अगला क्वेश्चन हमारा, सहकारी साख संगठन में दीर्घकालीन ऋण की प्रणाली है 2 स्तरीय प्रणाली, त्रिस्तरीय प्रणाली, 4 स्तरीय प्रणाली या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला, 2 स्तरीय प्रणाली है सहकारी साख संगठन में दीर्घकालीन ऋण की प्रणाली। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र जो है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब होगा बी वाला, कानपुर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रक्षेत्र योजना के भौतिक रूप में वित्तीय संबंध प्रकट करने को क्या कहते हैं? प्रक्षेत्र योजना, प्रक्षेत्र आय व्यय, प्रक्षेत्र आंशिक आय व्यय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी वाला, प्रक्षेत्र आय व्यय। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से कौन संस्थागत शाखा नहीं है? पहला है सहकारिता, दूसरा है वाणिज्यिक बैंक, तीसरा है सरकार, चौथा व्यापारी। तो जो व्यापारी है वो संस्थागत शाखा नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में, बीकानेर में, पांडिचेरी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट केवीके पांडिचेरी में खुला था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केंद्रों की स्थापना के लिए 1973 में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 1974 में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना, गठन और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर एक रिपोर्ट पेश की। इसके बाद ही सन 1974 में ही पांडिचेरी में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। और जो दूसरा केवीके है वो उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले में हुआ था। केवीके कृषि विज्ञान केंद्र जो दूसरा खोला गया था पूरे इंडिया में वो सुल्तानपुर में खोला गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, कृषि ज्ञान केंद्र प्रतिभूत किया गया है भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा सी वाला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, सामुदायिक विकास किसकी जन्मतिथि पर प्रारंभ हुआ था? हमारे पास ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मतिथि पर, विवेकानंद जी की तिथि पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि पर या फिर महात्मा गांधी की जन्मतिथि पर। तो इसका सही जवाब होगा सामुदायिक विकास जन्मतिथि पर प्रारंभ हुआ था महात्मा गांधी जी के। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन एक कठिया गेहूं की प्रजाति है? पीबीडब्ल्यू 215, पीबीडब्ल्यू 343, एनडब्ल्यू 2036 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। टिटकम ड्यूरम जो मैक्रोनी व्हीट होता है यह गेहूं की बहुत ही पुरानी प्रजाति है जिसकी खेती सीमित सिंचाई तथा सूखा क्षेत्रों में अच्छी होती है। इस गेहूं का उपयोग सूजी, सेवई, वर्मिसेली बनाने में होता है। इसकी प्रमुख प्रजातियां मालविका, HD 4530, जयराज, मेघदूत है। अगला क्वेश्चन हमारा, IADP किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1961 में, 1962 में, 1963 में या फिर 1964 में। तो इसका सही जवाब होगा IADP स्टार्टेड एट 1961। उसके बाद IAAP 1964 से 1965, HYVP हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1965 से 1966, TNV सिस्टम ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम 1973 में, IRDP 1980 में ये स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, सामाजिक वानिकी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मनरेगा का, जवाहर रोजगार योजना का, IRDP का या फिर IADP का। तो इसका सही जवाब होगा सामाजिक वानिकी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है IRDP का। अगला क्वेश्चन हमारा, कैंट एक प्रजाति है। कैंट जो है किसकी प्रजाति है? गेहूं की, जौ की, बरसीम की या फिर जय की। तो जो कैंट है वैरायटी है वो जय की वैरायटी है। जय की उत्तर प्रदेश के मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है। यह 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह रस्ट तथा झुलसा रोगों की अवरोधिक है। लगभग 400 से 500 कुंटल पर हेक्टेयर हरा चारा मिलता है। अन्य किस्में कोचमैन, UPO 9450, ब्रंकर 10, अल्जीरिया 19 इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतवर्ष में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 10,
15, 20 या फिर 25? तो भारतवर्ष में कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या 15 है। भारत में योजना आयोग के अनुसार कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। आईसीआर के अनुसार 131 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब होगा 260 किलोग्राम। कैसे? यूरिया में जैसे कि हम लोग जानते हैं 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए 46 किलोग्राम नाइट्रोजन उपलब्ध होता है 100 किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम नाइट्रोजन उपलब्ध होता है 100/46, तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन उपलब्ध होगा 100/46 इंटू 120, तो इसका जवाब आएगा 260 किलोग्राम यूरिया। अगर हम लोग 260 किलोग्राम यूरिया देंगे तब 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत रखा जाता है? गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी खाद? तो इसका सही जवाब होगा बीजीए, शॉर्ट फॉर्म में जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी खाद। बायो फर्टिलाइजर के रूप में निम्न का उपयोग किया जाता है। राइजोबियम दलहनी फसलों में, अगर मतलब कि दाल वाली फसलें हैं तो उसमें राइजोबियम यूज करेंगे हम लोग। नील हरित शैवाल धान के फील्ड में करते हैं, तथा एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम व फॉस्फेट घोलक इत्यादि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में गन्ने की औसत उपज कम होने का क्या कारण है? प्रजातियों में विभिन्नता, मृदा उर्वरकता स्तर, जलवायु की दशा या फिर फसल प्रबंधन? तो इसका सही जवाब होगा जलवायु की दशा। अगला क्वेश्चन हमारा, फेलेरिस माइनर खरपतवार किस फसल से संबंधित है? गेहूं से, मक्का से, धान से या फिर चना से? तो इसका सही जवाब होगा फेलेरिस माइनर, जिसको हम लोग गेहूं का मामा बोलते हैं, वह गेहूं से संबंधित है। गेहूं जौ में बथुआ, गेहूंसा, जंगली जई, चटरी मटरी ये वीड आते हैं। धान में मोथा, जंगली धान, भंगरा, वांद्रा, सेवई यह वीड जो है धान में आते हैं। बरसीम में कासनी, दूब, मोथा, कटीली ये सारे वीड आते हैं और तंबाकू में ओरबैकी वीड आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुगंध 5 किस फसल की प्रजाति है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राइस में सेंट्रल वैरायटी होती है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो सुगंध 5 है वो धान की वैरायटी होगी। हमारे पास ऑप्शन है मक्का, धान, मूंग और मटर, तो इसका सही जवाब होगा धान। पूसा सुगंधा 5 सेमी डॉर मतलब कि बौनी किस्म की फसल है। ज्यादा उत्पादन वाले सुगंधित बासमती धान की उत्तम प्रजाति है। और जो अन्य किस्में हैं पूसा बासमती 1, जया, IR8, IR24, रत्ना, जलमग्न, वृद्धि, लूनीश्री ये सब वैरायटीज हैं राइस की। अगला क्वेश्चन हमारा, बरसीम का वानस्पतिक नाम है। हमारे पास ऑप्शन है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम, ट्राइफोलियम रैपिन्स, ट्राइफोलियम प्रोटेंस, ट्राइफोलियम इनकार्टिनम। तो हमारा सही जवाब होगा ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। तो यहाँ पे कुछ फसलों के बॉटनिकल नेम है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। बरसीम है, लूसर्न है, ग्वार है, ढांचा है। ढांचा का साइंटिफिक नेम आता है सस्बेनिया एक्विलिटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जूट है, अरंडी है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, धान में अधिकतम कल्ले बनने एवं बाल शुरू होने के बीच के समय को क्या जान जाता है? ट्रांसप्लांटिंग अवस्था मतलब उसको क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटिंग अवस्था, सीडलिंग अवस्था, वेजिटेटिव लेगलेस अवस्था या फिर टिलरिंग स्टेज? तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव लेगलेस स्टेज। धान में अधिकतम कल्ले बनने एवं बाल शुरू होने के बीच की अवस्था को वेजिटेटिव लैग फेज कहते हैं। इस अवस्था में पौधों की वानस्पतिक वृद्धि लंबाई बढ़ती है। सीडलिंग स्टेज पहले आती है, फिर ट्रांसप्लांटिंग होती है, फिर टिलरिंग होती है, फिर वानस्पतिक लैग स्टेज होती है, फिर पेनिकल स्टेज होती है, फिर उसमें फ्लावर आते हैं, फिर दाने बनते हैं, फिर दानों का पकना होता है। तो ये सारे स्टेजेस हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी मैदान में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय क्या होना चाहिए? पहला है ऑप्शन अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा, अक्टूबर की द्वितीय पखवाड़ा, नवंबर का प्रथम पखवाड़ा या फिर नवंबर का द्वितीय पखवाड़ा? तो इसका सही जवाब होगा बी वाला, अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा। उत्तरी भारत में आलू की बुआई जो अगेती होती है वो 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक उसकी बुआई कर सकते हैं, और जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 45 × 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
और जो मुख्य फसल के लिए होता है वो 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जो द्वितीय पखवाड़ा होता है उसमें इसकी बुआई कर सकते हैं। और जो तीसरा पहाड़ी क्षेत्रों पर है, अगर पहाड़ों पर हम लोग आलू की खेती करते हैं तो घाटियों में फरवरी तथा ऊंचाई पर मार्च अप्रैल में बुआई की जाती है। बोने की जो गहराई होती है, मतलब कि जो डेप्थ होती है, वो 6 से 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो बीज की मात्रा, मतलब जो सीड रेट होता है, वो 25 से 30 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, उर्द की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन से खरपतवार नाशक की संतुति की जाती है, मतलब रिकमेंडेशन क्या होती है किस हर्बिसाइड की। हमारे पास ऑप्शन है एट्राजीन, 2,4-D, सीमाजीन या फिर फ्लूक्लोरिलीन। तो इसका सही जवाब होगा फ्लूक्लोरिलीन। दलहनी फसलों में जैसे सोयाबीन हो गया, अरहर हो गया, उर्द हो गया, मूंग हो गया, लोबिया हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, में मुख्य खरपतवार नाशी के रूप में पेंडिमेथसिन या फिर फ्लूक्लोरिन की इस्तेमाल करते हैं हम लोग। 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। एट्राजीन मक्का व गन्ना में प्रयोग किया जाता है। 2,4-D गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले, अगर चौड़ी पत्ती है तो 2,4-D का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, खरपतवार को रोकने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मक्का की बुआई 15 into 20 सेंटीमीटर पर करने पर प्रति हेक्टेयर कितने पौधे होंगे। तो ये न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पे दिया गया हुआ है कि पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर बटे पौधों के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन हमारा, हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लाई जाती है। हमारे पास ऑप्शन है ढैंचा, सरसों, तोरिया या फिर सूरजमुखी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हरी खाद के लिए हम लोग ढैंचा का इस्तेमाल करते हैं। हरी खाद के लिए सबसे प्रमुख फसल सनई व ढैंचा है। ढैंचा जो होता है वो 76 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। मतलब कि अगर हम लोग हरी खाद के रूप में ढैंचा का इस्तेमाल करते हैं तो 76 किलोग्राम पर हेक्टेयर नाइट्रोजन मिल जाता है। और जो सनई, अगर हम लोग सनई को उगाते हैं अपने खेत में हरी खाद के रूप में, तो 82.50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की किस्म कौन सी होती है। ADR 359, पंत धान 4, CSR 13 या फिर सरजू 52। तो इसका सही जवाब होगा सी वाला, CSR 13। धान की ऊसर प्रभावित क्षेत्रों में प्रजातियां साकेत 4, ऊसर 1, पूसा 221, झोना 349, जया IR24, CSR 13। ऊंची भूमि के लिए N22, बाला, कावेरी, पूसा 22। बैक्टीरिया लीफ रोधक जो वैरायटी है, गोविंद हो गया, प्रसाद हो गया, सरजू 52, पंत धान 4, IR20, ये सारी वैरायटीज हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र कौन सा है। धान गेहूं, बाजरा गेहूं, मक्का सरसों या फिर ज्वार चना। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र धान गेहूं है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र धान गेहूं है। इसकी फसल चक्र गहनता 200% होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मक्का, आलू, गेहूं, मूंग फसल चक्र एक उदाहरण है, वो किस चीज का उदाहरण है। अंतर फसली का, समानांतर फसली का, रिले फसली का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये एग्जांपल है रिले क्रॉपिंग का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो रिले क्रॉपिंग होती है वो रिले रेस से बेस्ड है। तो यहाँ पर एक फसल के कटने से पहले हम लोग दूसरी फसल को लगा देते हैं, इसलिए हम लोग इसको रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। रिले क्रॉपिंग में पूर्ववर्ती फसल के कटने से पहले ही आगामी फसल के कटने से पहले ही आगामी फसल को लगा दिया जाता है। यह तैयारी पूरी कर ली जाती है। इसका एग्जाम्पल है मक्का, आलू, गेहूं, मूंग फसल चक्र, और इसकी सघनता होगी 400%। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा होती है 8%, 12%, 16% या फिर 20%। तो इसका सही जवाब होगा सिंगल सुपर फास्फेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SSP बोलते हैं, उसमें 16% P2O5 एंड 12% सल्फर होता है। तो इसमें सल्फर की मात्रा 12% होती है। DSP, जिसको डबल सुपर फास्फेट बोलते हैं, उसमें 32% पाया जाता है फास्फोरस। ट्रिपल सुपर फास्फेट में 46 to 48% पाया जाता है। DAP में 18% नाइट्रोजन पाया जाता है एंड 46% P2O5 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, गन्ना में रैटून स्टंटिंग का कारण है।
विषाणु के द्वारा होता है, फफूंद के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए वाला। गन्ना में रैटून स्टंटिंग बीमारी गन्ने की पेड़ी फसल में देखने को मिलती है, जो कि वायरस द्वारा होती है। यह बीमारी कोर्नी फोम बैक्टीरियम द्वारा दूर की जाती है। इसकी रोकथाम के लिए गर्म जल उपचार 50 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे करते हैं व रोग रोधी किस्म की बुआई करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, जैविक खेती के घटक हैं कार्बनिक खादें, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। जैविक खेती में किसी भी प्रकार का रसायन नहीं प्रयोग किया जाता है, जैसे उर्वरक, कीटनाशी, हार्मोन इत्यादि। इनके स्थान पर जैविक खादें, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, यूपीएस 120 एक किस्म है, वो किसकी किस्म है? गेहूं की, उर्द की, चने की या फिर अरहर की। तो जैसे हम लोग जानते हैं उपास 120 जो है वो अरहर की वैरायटी है। यह अरहर की बहुत ही शीघ्र 120 दिन में पकने वाली अगेती जाती है। पौधे मध्यम ऊंचाई के कम फैलते हैं। प्रति हेक्टेयर 16 से 20 कुंटल उपज प्राप्त हो जाती है। दिसंबर तक इसकी कटाई करके गेहूं की बुआई इस खेत में कर सकते हैं। यह प्रजाति उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा के लिए उपयुक्त है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई करनी चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर एक सिंचाई उपलब्ध है तो उसको CRI स्टेज पे हम लोग को करना चाहिए, जो कि 21 से 25 दिनों पे आती है। अगर 2 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई CRI स्टेज पे एंड दूसरी जो है फ्लावरिंग स्टेज पे हम लोग कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, कौन से प्रदेश में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब या फिर हरियाणा। तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। अगला जो क्वेश्चन हमारा, सफेद बैगन किस रोग निवारक के लिए उपयोगी है? मधुमेह के लिए, चर्म रोग समस्या के लिए, कैंसर के लिए या फिर दिल की बीमारी के लिए। तो इसका सही जवाब होगा सफेद बैगन मधुमेह के लिए अच्छा होता है। बैगन में कुछ औषधीय गुण पाए जाते हैं। यह भूख बढ़ाने वाला, हृदय बलकारक, वात एवं कफ के लिए लाभप्रद होता है। सफेद बैगन की सब्जी मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। बैगन के बीज शुष्कवर्धक होते हैं। दांत के दर्द में सींक से गोद कर तिल के तेल में तला हुआ बैगन खाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति है अर्का लोहित, पूसा ज्वाला, पूस सदाबहार या फिर पंथ सीवन। तो इसका सही जवाब होगा सी वाला, पूस सदाबहार। पूसा सदाबहार मिर्च की 12 मासी बहुवर्षीय किस्म है। यह किस्म वर्ष में 2 से 3 फसलें देती है। पकी फलियां चमकीले लाल रंग की होती हैं। यह पर्ण कंचन मोजैक वायरस की प्रतिरोधी किस्म है। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 कुंटल सूखी मिर्ची देती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा करेला में कड़वापन होता है? कैप्सेसिन, क्वेरसिटिन, मेमोडिस्कोसिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा मेमोडिकोसिन। मूली में तीखापन जो होता है वो आइसोसाइनेट के द्वारा होता है। मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन के द्वारा होता है। प्याज में पीला रंग क्वेरसिटिन के द्वारा होता है। करेले में कड़वाहट जो होती है वो मेमोडिस्कोसिन के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म का फल नाशपाती के आकार का होता है? पंतबहार, पूसा रोबी, हिसार लालिमा या फिर पंजाब छुहारा। तो इसका सही जवाब होगा पंजाब छुहारा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बनारस, लखनऊ या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब होगा IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारस में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जतनगर बरेली में है और IISR लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, गेंदा का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होता है? 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम या फिर 3 किलोग्राम। तो इसका सही जवाब होगा बी वाला 2 किलोग्राम। गेंदा की 1 हेक्टेयर के लिए पौध तैयार करने के लिए 300 से 450 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। मैदानी भागों में इसकी खेती सीधे बीज द्वारा अक्टूबर माह में की जाती है। सीधी बुआई के लिए 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से कौन सी ग्लैडियोलस की प्रजाति है? मतलब इनमें से कौन सी प्रजाति है जो ग्लैडियोलस की है? ज्वाला, गजल, प्रियदर्शनी या फिर उपरोक्त सभी। तो जो इसमें ग्लैडियोलस की प्रजाति है वो सारी ही ग्लैडियोलस की प्रजाति है। ग्लैडियोलस की प्रजाति निम्नलिखित हैं: ज्वाला,
यह प्रजाति NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा निकाली गई है। स्पाइक की लंबाई 65 सेंटीमीटर, एक स्पाइक में 14 से 18 फ्लोरेट्स होते हैं। गजल जो है ये भी ग्लैडियोलस की वैरायटी है, तो ये सारी ही ग्लैडियोलस की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से भिंडी में सबसे प्रमुख गंभीर रोग कौन सा होता है? जड़ विगलन, चूर्णी फफूंद, पीला सिरा मोजैक या फिर तुलासिता? तो इसका सही जवाब होगा पीला सिरा मोजैक सबसे गंभीर बीमारी है भिंडी की। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? श्रीनगर, लखनऊ, बैंगलोर या फिर बीकानेर? तो इसका सही जवाब होगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन हमारा, गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन परसेंट कितना होता है? 80%, 85%, 90% या फिर 95%? तो इसका सही जवाब होगा 95%। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया गया था? 5, 7, 9 या फिर 11? तो इसका सही जवाब होगा 7। और वो कौन कौन से हैं? पहला है बीज आकृति, बीज का रंग, फूल का रंग, फली की आकृति, फूल और फली स्थान, तने की लंबाई। तो ये 7 कैरेक्टर्स हैं जिसका अध्ययन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई थी? मटर में, चना, अरहर या फिर मूंग? तो इसका सही जवाब होगा अरहर। और वो कौन सी प्रजाति थी? ICPH8 जो इक्रिसैट आंध्र प्रदेश से डेवलप की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, संकर प्रजाति विकसित करने में नर वंशा लाइन को प्रदर्शित करती है? R लाइन, B लाइन, C लाइन या फिर A लाइन? तो इसका सही जवाब होगा A लाइन। अगला क्वेश्चन हमारा, इक्रिसैट किस देश में स्थित है? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपींस में या फिर मैक्सिको में? तो इसका सही जवाब होगा इक्रिसैट जो है वो भारत में है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, हैदराबाद, ये इंडिया में है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो खरीफ की फसल नहीं है खरीफ सीजन की? मूंगफली, मक्का, अलसी, धान? तो इसका सही जवाब होगा सी वाला, अलसी जो है खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसलों के एग्जाम्पल क्या है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिल, कपास, अरंडी, अरहर, सनई, जूट, ग्वार आदि। और रबी की जो फसलें हैं वो गेहूं, जौ, चना, सरसों, जई, बरसीम, मसूर, अलसी, आलू, तंबाकू, चुकंदर इत्यादि। और जायद की जो फसलें हैं वो उसमें ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, मूंग, कद्दू, तोरई इत्यादि, ये सारी जायद की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरित उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग कहलाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा उत्परिवर्तन प्रजनन। अगला क्वेश्चन हमारा, म्यूटेशन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? जो म्यूटेशन है टर्म किसने दिया था? डिवरीज ने, मॉर्गन ने, बीडल ने या फिर वोल्फ ने? तो इसका सही जवाब होगा डिवरीज ने। अगला क्वेश्चन हमारा, सल्फोसल्फ्यूरान किस फसल में एक प्रभावशाली तृणनाशी है? अरहर में, धान में, गेहूं में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग गेहूं में सक्रिय पत्ती की खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 75 WG की 33 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से 600 से 800 लीटर पानी के घोल में 32 से 35 दिन पर प्रयोग करना चाहिए। गेहूं का खरपतवार जो गेहूंसा होता है सल्फेस माइनर आइसोप्रोटोरान के लिए सहनशील हो चुका है, जिसके कारण सल्फोसल्फ्यूरान की संतुष्टि या रिकमेंडेशन की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, मक्का, अरहर सफसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवार नाशी कौन सा है? 2,4-D, सिमाजीन, एट्राजिन या फिर पेंडिमर्सिन? तो इसका सही जवाब होगा पेंडिमर्सिन। मक्का प्लस अरहर सफसली पद्धति के लिए पेंडिमर्सिन सुरक्षित खरपतवार नाशी है। इसकी 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर सक्रिय तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया था, मतलब क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? मेंडल ने, वॉल्डेयर ने, स्ट्रासबर्गर ने या फिर मॉर्गन ने? तो क्रोमोसोम जो शब्द है वो वॉल्डेयर ने 1888 में दिया था। क्रोमोसोम वॉल्डेयर ने बताया था, प्रोटोप्लाज्म परकिंजे ने, माइटोकॉन्ड्रिया सी बेंडा ने, सेंट्रोसोम डी डुवे ने बताया था। अगला क्वेश्चन हमारा, गुणसूत्र संरचना निम्न में से किसके द्वारा बदली जाती है? विस्थापन के द्वारा, न्यूनता के द्वारा, द्विगुणन के द्वारा या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब होगा
सभी के द्वारा। गुणसूत्र की संरचना न्यूनता, द्विगुणन, व्युत्क्रम, स्थानांतरण इन क्रियाओं से बदल जाती है, जिससे गुणसूत्र विघटन कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है प्राप्त करने के लिए, मतलब आलू की पत्तियों की कटाई हम लोग क्यों करते हैं? गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने के लिए, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए, बड़े केंद्र के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए वाला, आलू की पत्तियों की कटाई करते हैं हम लोग गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने के लिए। बीज के उद्देश्य से उगाई गई आलू की फसल में जब पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं तो भूमि से ऊपर भाग को हम लोग काट देते हैं तथा 15 दिन बाद जब कंद का छिलका मजबूत हो जाता है तो उसकी खुदाई कर लेते हैं, जिससे गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके रूप में होता है? संश्लिष्ट के द्वारा, मिश्र किस्मों के द्वारा, संकर किस्मों के द्वारा, या फिर बहुरेखित के द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा संकर किस्मों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज कहलाता है? प्रजनक बीज, नाभिकीय बीज, आधारीय बीज, या फिर प्रमाणित बीज? तो जो नाभिकीय बीज होता है बी वाला, ऐसे बीज प्लांट ब्रीडर के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। चूंकि यह मूल बीज होता है इसलिए इसे न्यूक्लियस सीड कहते हैं। ऐसे बीजों का भौतिक एवं आनुवंशिक शुद्धता 100% होता है। नाभिकीय बीज से प्रजनक बीज से आधार बीज तैयार की जाती है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, बीज जीवता परीक्षण किया जाता है? टेट्राजोलियम परीक्षण, प्रथम काउंट परीक्षण, ग्रो आउट परीक्षण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा बीज जीवता परीक्षण करते हैं हम लोग टेट्राजोलियम टेस्ट के द्वारा। यह परीक्षण 2,3,5 ट्राइफेनॉल टेट्राजोलियम क्लोराइड और ब्रोमाइड की डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ क्रिया करके लाल रंग का पदार्थ फार्मेजान बनता है जो जीवन का परिचायक माना जाता है। यह एंजाइम श्वसन क्रिया के द्वारा बीजों से उत्पन्न होता है। इस परीक्षण को लॉकेन द्वारा विकसित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन हमारा, संकर धान में नर बंध लाइन की शुद्धता को बनाए रखने के हेतु उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है, वह कितनी होनी चाहिए? 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, या फिर 500 मीटर? तो इसका सही जवाब होगा 500 मीटर। यहाँ पे कुछ फसल दी गई है और आधार बीज की दूरी दी गई है प्रमाणित बीज की। धान फसल जैसे धान, गेहूं, जौ, जई के लिए आधारी बीज 3 मीटर, प्रमाणित बीज 3 मीटर। संकर धान के लिए 200 मीटर और प्रमाणित बीजों के लिए 100 मीटर। मक्का, संकर व सकुल के लिए 400 मीटर और 100 मीटर। अरहर के लिए 200 मीटर, प्रमाणित में 100 मीटर। प्याज के लिए 1000 मीटर और प्रमाणित में 400 मीटर। मूली सलजम में 1600 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 1000 मीटर। अगला जो क्वेश्चन हमारा, खेती की एसआरआई विधि किस फसल से संबंधित है? जो एसआरआई होता है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड, वो किससे संबंधित है? गेहूं से, गन्ना से, धान से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा खेती की जो एसआरआई पद्धति है वो धान से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड। यह विधि धान की रोपाई की एक नई विधि है। इसका आविष्कार मेडागास्कर में सन 1983 में फादर हेनरी डी लॉलिने ने किया था। इस विधि में 5 किलोग्राम बीज पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है और पौधे 9 से 12 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी रोपाई 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर पर की जाती है, मतलब प्लांट टू प्लांट और रोड टू रोड जो डिस्टेंस होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, तथा पौधे की 2 सेंटीमीटर गहराई पर हम लोग रोपाई करते हैं। जो गहराई होती है इसमें बुआई करने के लिए, ट्रांसप्लांटिंग के लिए, वो 2 सेंटीमीटर होती है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का, नीले रंग का, सफेद रंग का, या फिर पीला सुनहरा रंग का? तो इसका सही जवाब होगा प्रजनक बीज के लिए पीला सुनहरा टैग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ब्रीडर सीड के लिए सुनहरा पीला, फाउंडेशन सीड के लिए सफेद रंग, सर्टिफाइड सीड के लिए नीला रंग करते हैं हम लोग। व्यवसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किया जाने वाला उन्नत बीज है प्रमाणित बीज, प्रजनक बीज, आधारी बीज, या फिर नाभिकीय बीज? तो इसका सही जवाब होगा व्यवसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किया जाने वाला बीज प्रमाणित बीज होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मृदा जल को धारण करने वाले बल हैं ससंजन बल, आसंजन बल, ससंजन और आसंजन दोनों बल, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ससंजन और आसंजन दोनों बल इसमें लगते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा, लवणों में प्रभावित मृदा जिसमें सोडियम विनिमय प्रतिशतता 15 से कम हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्षारीय मृदा,
लवणीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो होगा बी वाला। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं सॉइल के, जिसको हम लोग प्रॉब्लमेटिक सॉइल में कहते हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4, CaSO4 1/2 H2O, CaSO4 5 H2O, CaSO4 -2 H2O। तो जो जिप्सम का फॉर्मूला है वो CaSO4 -2 H2O होता है। यहाँ पे जिप्सम, अमोनियम सल्फेट, यूरिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक नेम CONH2। म्यूरेट ऑफ पोटाश, MOP इसको बोलते हैं, KCl होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मार मिट्टियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? गोरखपुर, फैजाबाद, बुंदेलखंड या फिर कानपुर। तो इसका सही जवाब होगा बुंदेलखंड। अगला जो क्वेश्चन हमारा, सामान्य मृदा का CN रेशियो क्या होना चाहिए? हमारे पास ऑप्शन 10:1, 15:1, 20:1 या फिर 30:1। तो इसका सही जवाब होगा 10:1। सामान्य मृदा का CN जो रेशियो होता है वो 10 से लेके 12:1 होता है। ह्यूमस का CN रेशियो 10:1 होता है। CN रेशियो ऑफ लेग्यूम मतलब दालों का 20:1 से 30:1 होता है। CN रेशियो ऑफ FIM फार्म यार्ड मैन्योर का 20 से 30:1। CN रेशियो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4:1 से 9:1 तक होता है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, क्षार भूमि में pH मान होता है 6, 7, 8 या फिर 9। तो इसका सही जवाब होगा 9। अम्लीय मृदा का जो pH होता है वो 7 से कम होता है। क्षारीय मृदा का pH मान जो है 8.5 से अधिक होता है। लवणीय मृदा का pH मान 8.5 से कम होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस हरी खाद को क्षारीय भूमि में फसल उगाने हेतु वरीयता दी जाती है? सनई, ढैंचा, ग्वार या फिर लोबिया। तो इसका सही जवाब होगा ढैंचा। क्षारीय मृदाओं जिसको एल्कली सॉइल कहते हैं, उसके सुधार के लिए जैव तकनीक द्वारा शीरा अथवा प्रेसमेड का प्रयोग किया जाता है, शैवाल का प्रयोग किया जाता है। हरी खाद का प्रयोग मुख्यतः ढैंचा का उपयोग किया जाता है। ढैंचा उच्च लवण सहिष्णु फसल होती है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में से कौन सी फसल जस्ते के प्रयोग से ज्यादा प्रभावित होती है? गेहूं, तारामीरा, धान या फिर मूंग। तो इसका सही जवाब होगा धान, क्योंकि जिंक की कमी से खैरा डिजीज होता है। धान जिंक के प्रयोग से ज्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि धान में जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है। इस रोग की खोज सर्वप्रथम पंतनगर विश्वविद्यालय में YL नेने ने 1966 में की थी। इसकी रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलोग्राम चूना को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा, मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर का क्रांतिक स्तर क्या होता है? 0.5 ppm, 10 ppm, 15 ppm या फिर 20 ppm। तो इसका सही जवाब होगा 10 ppm। मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर का क्रांतिक स्तर 10 ppm है। ppm का फुल फॉर्म पार्ट पर मिलियन होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, एमाइड नाइट्रोजन रूप किस उर्वरक में पाया जाता है? CAN, DAP, यूरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एमाइड जो नाइट्रोजन होता है वो यूरिया में पाया जाता है। नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर होते हैं नाइट्रेट अणु 3 के रूप में होती है। सोडियम नाइट्रेट 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट में 15%, पोटेशियम नाइट्रेट में 13% नाइट्रोजन पाया जाता है। अमाइड जो फर्टिलाइजर होते हैं वो उसमें एग्जांपल यूरिया है जिसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। कैल्शियम साइनामाइड 21% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, निम्न में कौन वृद्धि प्रवर्तक है? ऑक्सीजन, इथाइलिन, कार्बोनेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही होगा पहला वाला, वृद्धि नियामक पदार्थ, वृद्धि रोधक पदार्थ, एब्सिसिक अम्ल या फिर इथाइलिन। अगला क्वेश्चन हमारा, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है। नाइट्रीकरण की प्रक्रिया क्या है? अवकरण है, जल विघटन है, ऑक्सीकरण है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्रीकरण जो प्रक्रिया है वो ऑक्सीकरण है। नाइट्रीकरण अमोनिया से नाइट्रेट बनने की क्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। यह क्रिया वायु की उपस्थिति में होती है, अतः यह एक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ऊसर मृदा सतह पर जल ठहराव का कारण है? विक्षेपण, समुच्चयन, उन्नपिंडन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विक्षेपण। ऊसर मृदा की सतह पर जल ठहराव का कारण विक्षेपण होता है। इस प्रक्रिया में मृदा में उपस्थित आयन मुक्त होकर मृदा सतह पर आ जाते हैं
और केशिका नली को बंद कर देते हैं, जिससे मृदा ऊसर हो जाती है और जल नीचे नहीं जा पाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है? अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, डायमोनियम फास्फेट या फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको हम लोग कैन फर्टिलाइजर बोलते हैं। अमोनियम नाइट्रेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का संयुक्त होकर बना होता है। इसको किसान खाद या फिर सोना के नाम से पुकारा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उपजाऊ भूमि को अनउपजाऊ बनाने में की क्रिया को क्या कहते हैं? डेजर्टाइजेशन, डेजर्टिफिकेशन, एक और दो, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? उपजाऊ भूमि को अनउपजाऊ जमीन में बदलने की क्रिया डेजर्टिफिकेशन या फिर डेजर्टाइजेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया एक भूमि क्षरण है जिसमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण जैविक उत्पादकता खो जाती है या मानवीय गतिविधियों में प्रेरित हो जाती है, जिससे उपजाऊ क्षेत्र तेजी से अनुपजाऊ हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करने वाला तत्व है? मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक या फिर मॉलिब्डेनम? तो इसका सही जवाब होगा मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रेट एसिमिलेशन व फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्रिया में सहायक होता है। पौधों में विटामिन सी व शर्करा का संश्लेषण में सहायक होता है। यह पौधों में एंजाइम नाइट्रेट, रिडक्टेज एवं नाइट्रोजनेज का मुख्य भाग होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजनेज एंजाइम संबंधित है नाइट्रोजन ऑक्सीकरण से, नाइट्रेट अपचयन से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से या फिर नाइट्रोजन अवशोषण से? तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजनेज एंजाइम रिलेटेड टू नाइट्रोजन स्थिरीकरण। एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण एजोटेज एंजाइम समूह द्वारा करते हैं। इस समूह का प्रमुख एंजाइम नाइट्रोजनेज होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जल प्लावित मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है? क्लॉस्ट्रिडियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम या फिर रेडियोबैक्टर? तो इसका सही जवाब होगा क्लॉस्ट्रिडियम। क्लॉस्ट्रिडियम एजोला नीलहरित शैवाल सूक्ष्म जीवाणु वाटरलॉग कंडीशन में अच्छे से ग्रोथ करते हैं। राइजोबियम जो होता है वो सूक्ष्म जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण दलहनी फसलों में करता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो कैटेट की यूनिवर्सिटीज हैं वो यूपी में ही हैं, तो उसमें 4 यूनिवर्सिटीज हैं। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी, नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी और मानवर श्री काशीराम श्री प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो बांदा जो पुराना नाम है, अब इसका बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नया नाम है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, गेहूं में बौनेपन के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? नॉरिंटन, डीजीवुजिन, ओपैक2 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गेहूं में जो बौनेपन के लिए नॉरिंटन जीन रिस्पॉन्सिबल है और धान में बौनेपन के लिए डीजीवुजिन होता है। और कॉटन आर डेवलप रेजिस्टेंट टू कॉटन बॉलवर्म बाय यूजिंग क्रायल AC एंड क्रायल AB जीन। अगला जो क्वेश्चन हमारा, सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर वृद्धि करते हैं वो उसको क्या कहते हैं? थर्मोफिल्स, मीजोफिल्स, साइक्रोफिल्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर वृद्धि करते हैं उनको हम लोग साइक्रोफिल्स बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, कैल्सीकरण के लिए आवश्यक विटामिन है? कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन C या फिर विटामिन D? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन D। ग्लाइकोलाइसिस जब संबंध होता है वो किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण से, केवल श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो केवल रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, पॉलीसेकेराइड्स की संरचना किससे बनती है? शर्करा से, RNA से, लिपिड से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो शर्करा से मिलकर बने होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं? तो जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रेट में रासायनिक नाइट्रोजन में परिवर्तन क्रिया को क्या कहते हैं? डिनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट रिडक्शन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उसको हम लोग कहते हैं डिनाइट्रिफिकेशन। अगला जो क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रतिक्रिया कहाँ होती है? ग्रेना क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में, साइटोप्लाज्म में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रकाश संश्लेषण की अंधकार प्रक्रिया जिसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं
वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। इसकी खोज ब्लैकमैन ने की थी। अगला जो क्वेश्चन हमारा, क्लोरोफिल ए द्वारा किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश सबसे अधिक अवशोषित होता है? 480 nm, 580 nm, 600 nm एंड 680 nm। तो इसका सही जवाब होगा 600 nm। अगला जो क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्लोरेला का प्रयोग किसके द्वारा हुआ था? कैल्विन, हिल, वारबर्ग या फिर रूबेन? तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्लोरेला का प्रयोग वारबर्ग ने किया था। अगला जो क्वेश्चन हमारा, कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहा जाता है? तो जी ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला जो क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो उसमें ग्लूकोज आता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, साइटोक्रोम का कार्य क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, श्वसन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो साइटोक्रोम का कार्य होता है वो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, पौधों के विकास एवं वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्व होते हैं? मतलब कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं? तो टोटल 17 होते हैं। जो मुख्य मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो CHON, PK, CAMGS, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन, निकेल होते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, किस पोषक तत्व की कमी से पौधों में कवक रोग से प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है? मतलब अगर किसी क्रॉप में इस डिफिशियंसी पाई जाती है न्यूट्रिएंट की तो उसमें कवक रोग की प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। हमारे पास ऑप्शन सिलिकॉन, निकिल, 1 and 2 बोथ, नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा सी वाला, 1 और 2 दोनों। सिलिकॉन और निकिल पोषक तत्व की कमी से पौधों में कवक रोग के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। पोटेशियम तत्व पौधों को रोग के प्रति सहनशीलता बनाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं भू परिष्करण क्रियाएं, तृणनाशियों का प्रयोग, घनी बुआई, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि एकीकृत वीड मैनेजमेंट में सारी चीजें आती हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है? ऑक्सीजन के द्वारा, इथाइलिन के द्वारा, जीए के द्वारा या फिर साइटोकिनिन के द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा इथाइलिन के द्वारा। फलों के पकने के लिए इथाइलिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। जब फल पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तथा उनमें इथाइलिन की मात्रा बढ़ने लगती है जिसमें फल पक जाते हैं। केले का अचानक पकना इसी हार्मोन के कारण होता है। केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथाइलिन का तरल रूप, लिक्विड रूप का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, पौधों में सूखा प्रतिरोध किससे संबंधित है? ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल के द्वारा, धनात्मक वाटर पोटेंशियल, पानी की अधिक से, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा ए वाला, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन हमारा, कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल रूप में तैयार किया गया? लाइपेज, जाइमेज, यूरिएज या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा सी वाला, यूरिएज। एंजाइम शब्द का प्रयोग सबसे पहले कुहने ने 1878 में किया था। हैर बुकनर ने 1897 में सबसे पहले ईस्ट से जाइमेज नामक एंजाइम पृथक किया था। सुमनर ने 1926 में लोबिया के बीजों से यूरिएज नामक एंजाइम को प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, वो बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या उससे अधिक होता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग कहते हैं मैक्रोबायोटिक कहते हैं उसको। अगला जो क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन एक जल में घुलनशील विटामिन है? मतलब कि वाटर सॉल्युबल विटामिन के एग्जांपल चाहिए। तो जल में घुलनशील विटामिन है बी एंड सी, और वसा में फैट में घुलनशील ए, डी, ई के विटामिन है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, पौधा किसकी अधिकता से मुरझा जाता है? अवशोषण से, श्वसन से, वाष्पीकरण से या फिर ट्रांसपिरेशन से, जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पौधा जो है जब ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तब वो मुरझा जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, आरा मक्खी किस फल प्रमुख कीट है? सरसों की, मसूर की, कॉटन की या फिर धान की? तो आरा मक्खी जो है वो सरसों का प्रमुख कीट है। सरसों के प्रमुख कीट माहू, सरसों की आरा मक्खी, पेंट बग ऑफ मस्टर्ड, ये सब कीट होता है। कपास के जो प्रमुख कीट है वो कॉटन लीफ रोलर, स्पॉटेड बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म या फिर रेड कॉटन बग होते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा,
हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा चना फसल की किस अवस्था को नुकसान पहुंचाता है? जमाव की अवस्था, फली बनने की अवस्था, परिपक्वता अवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है वो फली बनने की अवस्था को नुकसान पहुंचाता है। चने की सूंडी इसको बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा होता है। इस कीट की सूंडी अवस्था चने की फली बनने के समय उसमें छेद करके घुस जाती है तथा दानों को खा जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, गन्ने के गुच्छानुमा शीर्ष आकार किस कीट के आक्रमण से विकसित होता है? गन्ने के तना बेधक, गन्ने का मूल बेधक, गन्ने का शीर्ष बेधक या फिर वुली एफिड? तो इसका सही जवाब होगा सी वाला, गन्ने का शीर्ष बेधक। अगला क्वेश्चन हमारा, आम का कौन सा कीट संगरोध महत्व का है? मिलीबग, पत्थर घुन, आम का फुदका या फिर आम की फल मक्खी? तो इसका सही जवाब होगा डी वाला, आम की फल मक्खी। आम की जो फल मक्खी है इसका वैज्ञानिक नाम बैक्टीरिया रोसिलिस है। यह कीट आम के फलों को नुकसान पहुंचाता है और फलों में ही निवास करता है, इसलिए संगरोध में इस कीट का निरीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, नोजल एक हिस्सा है, नोजल क्या है? हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर का, साइनो गैस पंप का, रोटरी डस्टर का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो नोजल हिस्सा होता है वो हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर का पार्ट होता है। नोजल स्प्रे मशीन का एक मुख्य भाग है जिससे पानी फुहारों के रूप में निकलती है। नोजल से ही बूंदों का आकार को घटाया बढ़ाया जा सकता है। स्प्रेयर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, नैपसैक स्प्रेयर या फिर पावर स्प्रेयर। अगला जो क्वेश्चन हमारा, कीट नियंत्रण के आधुनिक प्रयास हैं, जैविक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, आईपीएम या फिर यांत्रिक नियंत्रण? तो कीट नियंत्रण के जो आधुनिक प्रयास है वो आईपीएम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पैडल पंप स्प्रे कितनी ऊंचाई तक छिड़काव कर सकता है? 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट या फिर 30 फीट? तो जो है वो 20 फीट तक ये कर सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, फसल चक्र की सलाह दी जाती है हवा जनित रोगों के लिए, बीज जनित रोगों के लिए, एफिड जनित रोगों के लिए या फिर मृदा जनित रोगों के लिए? तो जो फसल चक्र की सलाह दी जाती है वो मृदा जनित रोगों के लिए दी जाती है। मृदा जनित रोग, ये रोग मृदा में उपस्थित सूक्ष्मजीवों के द्वारा होता है जो मृदा में निष्क्रिय अवस्था में पड़े होते हैं। ऐसे रोगों फसलों से बचाने के लिए उपयुक्त विधि फसल चक्र को बदलना होता है जिसके रोग कारक होस्ट की अनुपस्थिति में नष्ट हो जाए। अगला जो क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम किस अंतः प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया था? हमारे पास ऑप्शन है विटावैक्स, डाइथेन M45, डाइथेन Z78, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो होगा विटावैक्स, कार्बोक्सिन जिसका ट्रेड नाम है विटावैक्स। अगला क्वेश्चन हमारा, करनाल बंट किस फसल का बीज जनित रोग है? धान का, दलहन का, गेहूं का या फिर सरसों का? तो जो करनाल बंट है वो गेहूं का रोग है। अगला क्वेश्चन हमारा, झूठा कंडुआ रोग किस फसल से फैलता है? गेहूं से, धान से, मसूर से या फिर सरसों से? तो झूठा कंडुआ रोग जो है वो धान से फैलता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा भिंडी के पीला शिरा रोग के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सफेद मक्खी, माहू, टिड्डा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा सफेद मक्खी होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा, संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर क्या होनी चाहिए? 40 से 42 किलोग्राम, 30 से 32 किलोग्राम, 25 से 27 किलोग्राम या फिर 18 से 20 किलोग्राम? तो इसका सही जवाब होगा 18 से 20 किलोग्राम। महीन चावल की जो किस्में होती हैं उसमें 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगता है। मध्यम दाने वाली जो किस्में होती है उसमें 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगता है। मोटे दाने वाली जो किस्में होती हैं उसमें 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगता है। संकर धान जो होता है उसमें 18 से 20 किलोग्राम। एसआरआई मेथड से जो धान की होती है उसमें 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड लगता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, नींबू के खैरा रोग के लक्षण पौधों के किन भागों पर आते हैं? पत्तियों पर, फलों पर, शाखाओं पर या फिर सभी पर? तो जो नींबू के खैरा रोग है उनके लक्षण सभी पर आते हैं। नींबू का कैंकर या एक बैक्टीरियल बीमारी है जो जैंथोमोनास सिट्राई द्वारा पैदा होती है। नींबू में इस रोग का लक्षण मुख्यतः फल, पत्ती, कांटे एवं टहनियां प्रभावित होते हैं जिन पर खुरदरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1943 में बंगाल फेमिन का कारण था धान का सहभारी रोग, धान का प्रवर्धक अंगमारी रोग, धान का भूरा धब्बा रोग या फिर धान का झूठा कंडवा रोग? तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला, धान का सहसा भारी रोग।
इसको बंगाल फेमिन बोलते हैं, या 1943 में बंगाल में आया था। अगला जो क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा अंतः बिजोड़ रोग है? जौ का आवृत कण, गेहूं का अनावृत कण, ज्वार का दाना कण, या फिर बाजरे का कण? तो इसका सही जवाब होगा बी वाला, गेहूं का अनावृत कण। अगला जो क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन धान की खैरा रोग के नियंत्रण की खोज के लिए जाने जाते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन डॉक्टर वाई.एल. नेने, डॉक्टर के.सी. मेहता, डॉक्टर आर.एस. सिंह, या फिर डॉक्टर ए.एन. मुखोपाध्याय। तो हमारा सही जवाब होगा डॉक्टर वाई.एल. नेने। डॉक्टर वाई.एल. नेने ने धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है यह बताया था। इस रोग के कारण धान की ऊपरी पत्तियां पीली हो जाती हैं, लाल धब्बों के साथ पड़ने लगती हैं। इसकी खोज वाई.एल. नेने ने 1966 में किया था। इसकी रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलोग्राम चूना को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है मथुरा में, भरतपुर में, पटना में, या फिर बरेली में? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश बरेली, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर राजस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान CIRB हिसार हरियाणा में है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन भूक्षरण को प्रभावित नहीं करता है? जलवायु, वेजिटेशन, सौर, या फिर टोपोग्राफी? तो जो सनशाइन होता है, सूर्य होता है, सूर्य की रोशनी होती है, वह भूक्षरण को प्रभावित नहीं करता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर के वार्षिक सीजन आकलन है। लाभदायक सेवक काल के अंत में ट्रैक्टर का छीजन करते हुए उसका मूल्य शून्य कर देता है, प्रारंभिक काल में ज्यादा छीजन, अंतिम काल में घटता छीजन, या फिर लाभदायक सेवक काल में प्रत्येक वर्ष समान छीजन? तो इसका सही जवाब होगा पहला वाला, लाभदायक सेवक काल के अंत में ट्रैक्टर की छीजन करते हुए उसका मूल्य शून्य कर देता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, एक इंजन में यदि ईंधन मिश्रितता अवशिष्ट है तो आवश्यक है ईंधन का अधिक, ऑक्सीजन का अधिक, ईंधन एवं ऑक्सीजन दोनों का अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। एक इंजन में यदि ईंधन मिश्रितता अवशिष्ट है तो आवश्यक है कि ऑक्सीजन का अधिक होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है, क्यों होती है और कहां पर होती है? ऊंची नीची भूमि के लिए, अच्छी समतल भूमि के लिए, भारी भूमि के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, पानी को वर्षा या फुहार के रूप में पौधों के रूप में डाला जाता है। यह विधि धान व जूट को छोड़कर अन्य सभी फसलों में अपनाई जा सकती है। यह विधि मुख्यतः ऊंची नीची, ढालुआ, स्थलाकृत तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज्यादातर अपनाई जाती है। इसमें 20 से 25% जल की बचत होती है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, हल के आकार की इकाई होती है सेंटीमीटर, किलोग्राम, ज्वाइंटर, या फिर टन? तो इसका सही जवाब होगा सेंटीमीटर। अगला जो क्वेश्चन हमारा, धान भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिशत नमी होती है 6%, 8%, 12%, या फिर 16%? तो इसका सही जवाब होगा धान भंडारण के लिए उपयुक्त नमी 8 से 10% होनी चाहिए। कपास और सोयाबीन के लिए 10%, दलहनी फसलों के लिए 8 से 9% होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कार्य कंबाइन का नहीं है? कटाई करना, मड़ाई करना, सुखाई करना, या फिर स्प्लिटिंग करना? तो जो सुखाना होता है वो कंबाइन काम नहीं है। कंबाइन से फसल की कटाई, मड़ाई तथा दाने को अलग करना कार्य किया जाता है। इसका प्रयोग बड़ी जोत वाले खेतों में ज्यादा होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, जीरो टिल सीड ड्रिल वाज डेवलप्ड एट जीरो टिल कहां किया गया था? लुधियाना में, पंतनगर में, कानपुर में, या फिर फैजाबाद में? तो जीरो टिल सीड ड्रिल का विकास पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा किया गया था। इस यंत्र द्वारा धान की फसल कटने के पश्चात उसी नमी का उपयोग करके बिना जुताई किए हुए गेहूं की बुआई की जाती है। इससे किसानों का समय और 3 से 5 जुलाई का खेत की जुताई करने की बचत हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, द डेप्थ ऑफ शोइंग वीट इन केस ऑफ जीरो टिल सीड ड्रिल इज, मतलब कि जब हम लोग जीरो टिलर से बुआई करते हैं तो गहराई क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, लीची इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय, लीची जो है किसके द्वारा प्रवर्धन किया जाता है?
बडिंग के द्वारा, एयर लेयरिंग के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा या फिर कटिंग के द्वारा। तो जो लीची का प्रोपगेशन होता है वो एयर लेयरिंग के द्वारा होता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा, ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग चने में किया जाता है, किस लिए किया जाता है? विल्ट डिजीज के लिए, ब्लाइट के नियंत्रण के लिए, रस्ट के नियंत्रण के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रयोग करते हैं हम लोग रस्ट के नियंत्रण के लिए। ट्राइकोडर्मा एक कवक है जिसका प्रयोग बीज जनित व मृदा जनित रोगों से बचाने हेतु इसमें बीजोपचार किया जाता है। चने में विल्ट और जड़ सड़न के लिए बायोजेंट को 49 किलोग्राम सीड या 0.5 ग्राम पर केजी बीज से उपचारित करते हैं। हॉलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर इज कार्ड बाई, फूल गोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी का कारण है आयरन की कमी, जिंक की कमी, बोरान की कमी या फिर मॉलिब्डेनम की कमी। तो सही जो होगा बोरान की कमी। अगला क्वेश्चन हमारा, द ऑयल कंटेंट इन सिसमम रेंजेस बिटवीन, तिल में तेल की मात्रा क्या होता है? 46% टू 52%। ये इसका सही जो होगा, इतना ही परसेंट पाया जाता है। तिल के तेल में 46 टू 52%, प्रोटीन जो है 18 से 20% पाया जाता है। तिल के तेल में सिसमोल नामक पदार्थ पाया जाता है, इस कारण तिल का तेल अधिक समय तक परिचित रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ राइस शुगरकेन इज, धान गन्ना पेड़ की शस्य सघनता क्या है? 300%, 200%, 100% या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 100%। कैसे निकालते हैं इसको? धान गन्ना पेड़ी एक 3 वर्षीय फसल चक्र है, अतः शस्य सघनता बटे फसल चक्र सघनता जो होती है उसका फॉर्मूला होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र का वर्ष इंटू 100। तो 3/3 इंटू 100 इक्वल टू 100। अगला क्वेश्चन हमारा, सल्फर कंटेंट इन अमोनियम सल्फेट इज, मतलब अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा कितनी होती है? 30%, 24%, 18% या फिर 12%। तो इसका सही जवाब होगा 24%। अगला क्वेश्चन हमारा, मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है 70%, 50%, 40% या फिर 30%। तो इसका सही जवाब होगा 70%। मूंगफली में दाने का प्रतिशत जिसको सेलिंग परसेंट बोलते हैं वो 70% होता है। मूंगफली के दाने में 48% तेल, 26% प्रोटीन पाया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो क्वेश्चन थे उसका डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।